हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो इस कोरोना काल में आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस बार जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न है क्लास 10th और 12th का, वो बदल गया है। अब जैसे आपका हर बार होता था कि भाई मार्च अप्रैल में होता था बोर्ड एग्ज़ाम, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपके एग्ज़ाम को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया गया है। पहला टर्म आपका जो है वो होगा नवंबर और दिसंबर के बीच में, सीबीएसई ने बताया हुआ है। पेपर जो होगा वो आपका बोर्ड से ही आएगा। और दूसरा आपका जो टर्म होगा वो होगा मार्च और अप्रैल में। अब बात ये आती है कि भाई क्या हमको पढ़ना है पहले टर्म में, क्या हमको पढ़ना है दूसरे टर्म में। बच्चे बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, कई जगह से ढूंढते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आज उन सारी बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। आपके फर्स्ट टर्म में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, कौन कौन सी एक्सरसाइज आएंगी, कितने नंबर का होगा, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, एग्ज़ाम आपका घर स्कूल में होगा कि बोर्ड में होगा, मीन्स आपका अपने स्कूल में होगा कि किसी अदर स्कूल में होगा, टीचर्स आपके कौन कौन से गाड़ी करेंगे, ये सारी बातें आज हम चर्चा करने वाले हैं। आपका जो प्रैक्टिकल होगा यानी कि जो इंटरनल नंबर है वो कैसे दिया जाएगा, वो सारी बातें आज हम जान लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो हम सिलेबस की बात कर लेते हैं कि भाई आपका जो सिलेबस है वो क्या है। तो जो टर्म फर्स्ट है, सीबीएसई ने क्या किया, आपके एग्जाम को 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। जो टर्म फर्स्ट है वो आपका होगा नवंबर और दिसंबर के बीच में। अब इस 8 हफ्ते के वीक में जो आपका 8 हफ्ते का टाइम दिया गया है, इसमें कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। जो उसका टाइम होगा वो आपका होगा 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का टाइम होगा। अभी कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते। आपका सिंपल पेपर आएगा, देन वी कैन डिसाइड हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी कम इन द एग्जामिनेशन। अभी हम कुछ नहीं कह सकते। वैसे मैं मान के चल रहा हूँ आप अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 क्वेश्चन मान के चलो, क्योंकि भाई एमसीक्यू बेस्ड है तो इतने क्वेश्चन तो देगा ही देगा। और आपका जो मार्क्स होगा, इसका जो वेटेज होगा वो होगा 40 नंबर का, यानी आपका जो पहला टर्म है उसका जो वेटेज है वो 40 नंबर का है। एक बात और भी ध्यान रखें, हमको दोनों टर्म को सीरियस लेना है। सीरियस क्यों लेना है भाई, सीबीएसई ने ये बात भी कही है कि हो सकता अगर पहला टर्म हो पाया ऑफलाइन तो उसका वेटेज बढ़ जाएगा, अगर दूसरा टर्म हो पाया ऑफलाइन तो उसका वेटेज बढ़ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है भाई, आप पैंडेमिक जान ही रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है। तो हम कोई श्योरिटी से नहीं कह सकते कि भाई पहला वाला आपका ऑनलाइन हो पाएगा या दूसरा वाला हो पाएगा या कौन सा ऑफलाइन हो पाएगा। तो हमारे पास अभी कोई सूचना ऐसी नहीं है, वो तो कोरोना पर डिपेंड करेगा। भाई आप सभी जान रहे हो कोरोना क्या क्या करवा रहा है हमसे, ठीक है। तो उस बात की हम चर्चा बाद में करेंगे। उसके बाद ये जो आपका क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चंस आपके आएंगे ये एमसीक्यू बेस्ड होंगे, मतलब एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस होंगे और ये आपको करना पड़ेगा ओएमआर सीट पे। अभी आपको उसकी आगे चर्चा करते हैं, पहले हम सिलेबस की बात कर लें। तो आपका जो सिलेबस है वो वही है जो पिछले साल था। पिछले साल मतलब आपका जो लास्ट ईयर 30% कम कर दिया गया था, इस बार भी उतना ही कम किया गया है। कोई चेंज नहीं है, इक्का दुक्का बहुत माइनस से चेंज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये मान लो जितना आपने मतलब आपने क्या जो आपके पहले वाले बैच के थे उन्होंने जितना पढ़ा था उतना ही आपको पढ़ना है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 30% सिलेबस को कम कर दिया गया है। अब क्या क्या कम किया गया है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले अगर हम बात करें टर्म फर्स्ट की, तो टर्म फर्स्ट में हमारे भाई ये चैप्टर्स हैं, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये तो आपके भाई शुरुआत वाले चैप्टर हैं, 1 2 3 4 5 6। और एक उसने क्या किया है, लास्ट वाले चैप्टर को जो आपका 12 चैप्टर था उसको लाके पहले में ऐड कर दिया। यानी फर्स्ट टर्म में आपका जो पहला चैप्टर था, दूसरा चैप्टर था, तीसरा था, चौथा था, पांचवा था, छठवां था, वो तो आएगा। और 12 नंबर चैप्टर को भी इसने लाके ऐड कर दिया है। यानी आपके जो पहले टर्म है उसमें टोटल आपको पढ़ने 7 चैप्टर। अब उस 7 में क्या क्या पढ़ना है, अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो भाई उसमें जो आपकी पहली एक्सरसाइज है जिसमें आपका बाइजेक्टिव है, सरजेक्टिव है, ये सब बातें हम करते हैं। और दूसरा आपका जो है 1 और ऑन टू वाला वो पढ़ना हमको, पिछले साल भी यही था। और तीसरा आपका चैप्टर जो ऑपरेशन था और बाइनरी वाला था, उस दोनों को काट दिया गया है। अब आता है मिसलेनियस का। भाई तो जो ऐसे क्वेश्चंस जो 1.1 और 1.2 पर बेस्ड हैं, मतलब जो फंक्शन के टाइप या आपके 1.1 और ऑन टू पर बेस्ड है, वो तो हमको लगाने हैं मिसलेनियस में, बाकी हमको छोड़ देना है। मतलब जो क्वेश्चंस आपके 1.3 और 1.4 पर बेस्ड हैं उनको हमको नहीं लगाना है। ये मैं आपको 1 by 1 करवा भी दूंगा, आप उसके लिए परेशान ना हो। फिर चैप्टर 2 की बात करते हैं भाई, तो इसमें आपको खाली 2.1 पढ़ना है, 2.2 आपका कट गया है। और 2.5 मिसलेनियस में जो 2.1 से संबंधित क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ रहे हैं। मीन्स आप मान सकते हैं कि आपका ये पार्शियल कुछ कम हो गया है,
ये आपको पार्शियली पढ़ना है, पूरा पार्ट आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करें अगर मैट्रिसेस की, तो भाई उसमें 3.1, 3.2, 3.3 तो पूरा पूरा पढ़ना है। 3.4 कट गया है। अच्छा, इसमें है क्या? 3.4 में क्या है भाई? इस पूरे चैप्टर का सबसे बढ़िया और अच्छी एक्सरसाइज, मतलब जो आपको डिफिकल्ट लगती है वो यही है। इसमें आपका है ऑपरेशंस, जो आप करते थे ना C1 से C2, ट्रांसपोज करते थे, कुछ मल्टीप्लाई करते थे, डिवाइड करते थे, मतलब आपने, हो सकता है आपके टीचर ने पढ़ा भी दिया हो, इवन मैंने भी पढ़ा दिया है हमारे बच्चों को, तो वो आपका कट गया है। मतलब जो आपके ऑपरेशंस थे रो और कॉलम वाले, वो आपको नहीं पढ़ने हैं। यही लास्ट ईयर भी हुआ था। उसके बाद में 3 पॉइंट मिसलेनियस जो आपका है, उसमें वही क्वेश्चन लगाने जो इन तीनों पर बेस्ड होंगे। मतलब जो क्वेश्चंस आपके 3.4 पर बेस्ड हैं उसको हमको नहीं करना है। बात करते हैं डिटरमिनेंट्स की, तो भाई डिटरमिनेंट्स में क्या हुआ है? 4.1 है, 4.2 आपका कट गया है, 4.3 है, 4.4 है, 4.6 है, 4.5 मिसलेनियस है। अब 4.2 में क्या है? यहां पर भी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, जो कि इसी पर बेस्ड था, मतलब प्रॉपर्टीज वाला था, रो से कॉलम, कॉलम से रो, और आपका जो ट्रांसपोज करने का तरीका था वो भी हटा दिया गया है। फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो इसमें भाई सब कुछ आपका है 5.1 से 5.7 तक पूरा पूरा है। 5.8 में आपका था मीन वैल्यू थ्योरम, उसमें था रोलिस थ्योरम, उसको हटा दिया गया है। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लेकिन भाई हटा दिया तो हमारा काफी बर्डन कम हो गया, वो एक ही एक्सरसाइज को खाली हटाया है। और 5 पॉइंट मिसेस में क्या पढ़ना आपको? जो 5.1 से 5.7 तक है, मतलब केवल एक एक्सरसाइज कट की गई है, वो आपकी 5.8। उसके बाद अगर बात करें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, तो इसमें आपका 6.1 काट दिया गया है, 6.4 काट दिया गया है। मतलब इसमें आपका जो अप्रोक्सीमेशन था और एक आपका और टॉपिक था, आपको पढ़ना क्या है? मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है, ठीक है। फिर आपका टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है। फिर आपके कुछ इक्वेशंस हैं जिनको मतलब उनका हम मैक्सिमाइज करेंगे और मिनिमाइज करेंगे। और 6 मिसलेनियस, उसमें वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं जो 6.2, 3 और 5 पर बेस्ड हैं। मतलब जो क्वेश्चन 6.1 और 6.4 पर बेस्ड है उनको सीबीएसई ने हटा दिया है, उनको आपको मिसलेनियस में भी नहीं करना है। उसके बाद बात करते हैं एलपीपी की, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग की। सबसे आसान चैप्टर है, आप बिल्कुल इसके लिए परेशान ना हो। ये आपका 12.1 जो पढ़ना है वही पढ़ना है। अब थोड़ा बहुत हम चर्चा करेंगे 12.2 का भी। क्यों चर्चा करेंगे? क्योंकि भाई जो आपका एमसीक्यू है, एमसीक्यू में क्या हो सकता है? आपके आने वाले क्वेश्चन जो केस स्टडी वाले, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो आपको स्टेटमेंट दे दे और वहां से आपको इक्वेशन बनानी पड़े, तो उसलिए हमको थोड़ा बहुत चर्चा करनी पड़ेगी 12.2 की। वैसे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई वो हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं तो हम थोड़ा बहुत आगे पीछे करके उसको अरेंज कर लेंगे। 12.2 और 12.3 कट गया है। मतलब जो आपकी 12.1 एक्सरसाइज है ये बहुत ही आसान है। इसमें होता क्या है? आपको इनइक्वालिटीज दी होती हैं, उन इक्वालिटीज का हम ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ बनाने के बाद हम उनके सोल्यूशन रीजन को फाइंड करके उनके सोल्यूशन को निकालते हैं। जो हमारे क्वेश्चन कहता है, कॉन्स्टेंट जो कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। तो ये आपके टर्म फर्स्ट का सिलेबस है। अगर मार्किंग की बात कर लें तो भाई चैप्टर 1 और 2, मतलब रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन दोनों चैप्टर का मिला के जो वेटेज है, यानी जो नंबर है, वो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। चैप्टर 3 और 4 की बात कर लें, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स की, तो इससे मिला के आपको 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। और 5 और 6 की बात कर लें तो इससे मिला के आपको मिलेंगे 17 नंबर के क्वेश्चन। और एक आपका जो लास्ट चैप्टर है 7 नंबर लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे आपको मिलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस आपके आएंगे एमसीक्यू टाइप के, तो उसकी भी हम बात करेंगे। और आपका जो प्रैक्टिकल होता था, इंटरनल जो होता था 20 नंबर का, वो 10 नंबर होगा पहले टर्म में और 10 नंबर होगा आपका सेकेंड टर्म में। यानी ये हमारे टर्म फर्स्ट का सिलेबस है, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम आगे बढ़ते हैं टर्म सेकेंड की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टर्म 2 की। तो भाई जो टर्म 2 है उसमें आपके जो एग्जाम होने का टाइम है वो अप्रॉक्सीमेटली मार्च अप्रैल है, डिपेंडिंग ऑन कोरोना पेंडेमिक। टाइम आपका भी कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन जो सीबीएसई के नोटिस में था उसके अकॉर्डिंग 2 घंटे का होगा और मार्क्स आपके 40 यहाँ पर भी हैं। अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा जो सीबीएसई के नोटिस में है, लेकिन हम पक्का भी कुछ नहीं कह सकते। आगे चल के जो भी होगा आप चर्चा किया जाएगा। सिलेबस की बात कर लें तो भाई इसमें सिलेबस में क्या किया गया है, आपका 6 चैप्टर रखा गया है। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D और प्रोबेबिलिटी, ये आपका रखा गया है सेकेंड टर्म में। अब 7 चैप्टर में आपकी 11 एक्सरसाइज है, उसमें से 7.1 से 7.7 तक कुछ भी नहीं कटा हुआ है, केवल 7.8 को काट दिया है। 7.9 और 7.11 तक आपको पढ़ना है।
और मिसलेनियस भी पढ़ना है। और इसमें आपकी एक सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज है जो लास्ट में दी हुई है, वो भी हटा दिया है सीबीएसई ने। मतलब काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन सीबीएसई ने उसको हटा दिया है। बात करें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की, तो इसमें भाई 2 एक्सरसाइज है और एक मिसलेनियस है, तो इसमें केवल 8.1 पढ़ना है। 8.2 को हटा दिया है, मतलब केवल सिंपल कर्व जो हमारे पास हैं उन्हीं की बात करनी है। बाकी 8.2 जो आपका था वो हटा दिया गया है, और जो मिसलेनियस है उस पर 8.1 पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करने हैं। यानी कुल मिला के इस चैप्टर में आपके अगर आप सॉल्व करेंगे तो मुश्किल से 10 या 12 क्वेश्चन बचते हैं, जिसको आप एक ही पीरियड में कर सकते हो। फिर बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें 9.1 9.2 तो पूरा पढ़ना है। 9.3 में आपका होता है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो सीबीएसई ने हटा दिया है। 9.4 पूरा पढ़ना है। 9.5 में पार्शियल पढ़ना है, मतलब 2 तरह की होमोजेनस इक्वेशन होती हैं, उसमें से एक हमको लगाना है इस टाइप वाली जो होंगी, बाकी एक हमको छोड़ देना है। एक आपका होता है x अपान वाई के फॉर्म में, ठीक है, dx अपान डी वाई बराबर x अपान जी वाई, x अपान वाई के फॉर्म में, तो इसको सीबीएसई ने हटा दिया है। 9.6 की बात करें भाई, तो यहाँ भी पार्शियल किया गया है। यहाँ पे जो सोल्यूशन ऑफ होमोजेनस इक्वेशन है एक तो रखा गया है, और दूसरा जो आपका यहाँ पे dx अपान डी वाई करके px आप इक्वल टू q था वो हटा दिया है। मतलब एक आपको पढ़ना है, एक आपको हटा देना है, तो काफ़ी कम हो जाएगा इससे आपका बर्डन। ये भी अच्छा काम किया है। फिर बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा की, तो भाई इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब पूरा आपको पढ़ना है। तो जो वेक्टर अलजेब्रा है उस चैप्टर को पूरा आपको पढ़ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद बात करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, जो आपकी 3D है, उसमें आपको 11.1 11.2 11.3 और मिसलेनियस पूरा पढ़ना है। बस है क्या, पार्शियल मैंने लिखने का रीज़न है कि इसमें कुछ एंगल बेस्ड क्वेश्चंस होते थे पूरे चैप्टर में, मतलब जहाँ भी एंगल निकालने को आएगा हमको एंगल नहीं निकालना है। मतलब 2 प्लेन हैं या 2 लाइन है, एक लाइन और प्लेन है, उनके बीच का जो एंगल है उस एंगल वाले पोर्शन को हमको नहीं पढ़ना है। बस उनके हमको इक्वेशन पढ़ने हैं, उनके बीच की डिस्टेंस पढ़नी है, कैसे हम निकालेंगे, प्लेन को कैसे रोटेट करेंगे, इन सारे की बात करनी है। बट जो एंगल वाला पोर्शन है उसको सीबीएसई ने हटा दिया है। यही आपका लास्ट ईयर भी कम हुआ था। बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो इसमें भी आपका अप्रॉक्सीमेटली पूरा चैप्टर है, बस इसमें आपकी एक थ्योरम थी उसको हटा दिया गया है, बाकी पूरा आपको पढ़ना है। बायस थ्योरम भी है और आपका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है सारा कुछ पढ़ना है। बस एक आपका बहुत छोटा सा पार्ट था हटाया गया है, तो उसको हटाने या न हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अप्रॉक्सीमेटली हम उसको भी कर लेंगे, क्योंकि उस पर बेस हो सकता है हमको MCQ मिल जाए। ठीक है, ये आपका सिलेबस सेकंड टर्म का हो गया। अब बात करें मार्क्स की, तो भाई 1 2 3 मतलब इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके आते हैं कैलकुलस के पार्ट, इससे आपको 18 नंबर मिलेंगे। मतलब बहुत स्कोरिंग है आपका। स्कोरिंग है ना भैया, बहुत है भी है। इस अकेला इंटीग्रल जो ना पूरा 1 महीना आपका लेता है। फिर बात करें 4 और 5 की, यानी कि आपका जो वेक्टर अलजेब्रा है और 3D है, इनसे आपको मिलेंगे 14 नंबर के क्वेश्चन। और लास्ट में आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो आपको देके जाएगी 8 नंबर, और बाकी 10 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, वाइवा होगा, और ये आपका जो एग्जाम होगा ये आपका बोर्ड में जाके होगा, मतलब जैसे होता था बोर्ड वाला। ये तो हमारा सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं ना कि आपसे गलती कहाँ होने वाली है। सबसे पहली गलती क्या होगी, सारे के सारे बच्चे यही सोचेंगे ना कि चलो भाई एक काम करते हैं, पहले टर्म वाला पढ़ लेते हैं और सेकंड टर्म वाला पढ़ेंगे बाद में। आप डिसाइड करो कि क्या आप जनवरी और फरवरी में इन 5 चैप्टर को कवर कर पाएंगे, जिसमें आपका इंटीग्रल है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेक्टर अलजेब्रा है, 3D है, प्रोबेबिलिटी है। उसमें से खाली आपने 2 का नाम सुन रखा है, वो आपका है 3D और एक आपका प्रोबेबिलिटी। इसको आपने थोड़ा बहुत 11th में और 10th में और 9th में पढ़ रखा है। वहाँ पे 3D नहीं था, 2D था। 11th में आपका 3D था, प्रोबेबिलिटी था। आपने इंटीग्रल अभी पहली बार शुरू किया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पहली बार शुरू किया, डिफरेंशियल इक्वेशन पहली बार शुरू किया, वेक्टर अलजेब्रा पहली बार शुरू किया। आपको लगता है कि आप कर लोगे 2 महीने में? बिल्कुल नहीं होगा। इवन आपका जो इंटीग्रल है लगभग 1 महीने का टाइम यही ले जाएगा, और जब 1 महीने का टाइम यही ले जाएगा तो बाकी 4 कहाँ जाएंगे? 5 चैप्टर, असंभव। तो करना क्या है, आपके दिमाग में जो बात आ रही है कि भाई हम क्या करें, पहले फर्स्ट टर्म का पढ़ें फिर सेकंड टर्म का पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप सेकंड टर्म का भी कोर्स फर्स्ट टर्म में कवर कर लीजिए। इवन कम से कम आप मान के चलो कि अगर आपका 2 चैप्टर खाली इंटीग्रल और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, और ये तो आपका 1 दिन का ही चैप्टर है, और डिफरेंशियल इक्वेशन, कम से कम ये 3 चैप्टर तो आप सेकंड टर्म का फर्स्ट टर्म में कर ही लो। मिनिमम 3 चैप्टर्स। भाई पूरा पढ़ लो तो बेटर है, हमारी तो इच्छा है कि आप पूरा पढ़ लो,
है ना। इच्छा हमारी है कि आप दिसंबर या अक्टूबर तक अपना पूरा कोर्स खत्म कर लो। इवन आप खत्म भी कर सकते हो, मैं भी खत्म करने का प्रयास करूंगा, आप खत्म भी कर सकते हो। लेकिन टारगेट रखो कि अगर आप थोड़ा आराम करना चाहो, थोड़ा अपने आप को रेस्ट देना चाहो, तो कम से कम इंटीग्रल और आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप कोशिश करो कि फर्स्ट टर्म में कवर कर लो। पहला गलती जो होता है बच्चों से दिमाग में आएगा उसको निकाल दीजिए। ये इम्पॉसिबल है, मतलब अगर आप बहुत भी कोशिश करोगे तब भी आपको ये 5-6 चैप्टर 2 महीने में कवर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आपको क्या करना है, अक्टूबर तक या मिड नवंबर तक, जब तक आपका एग्जाम का डेट नहीं आता है, आप कोशिश करो कि जो आपके पहले टर्म वाले हैं उसको तो आप खत्म कर लो, मान के चलो अगस्त तक, ठीक है। अगस्त तक आप टारगेट रखो कि भाई अगस्त तक हमको क्या करना है, चैप्टर 6 तक, या चलो आप मिड सितंबर भी ले लो, मिड सितंबर तक आपको खत्म कर देना है। मिड सितंबर तक आप पहले टर्म का पूरा तैयार कर लीजिए। उसके बाद मिड सितंबर से और अक्टूबर तक आप कोशिश क्या करो भाई कि हमको इस 1.5 महीने में कम से कम 2 से 3 चैप्टर, भाई ये आपका अकेला बहुत टाइम लेगा। 11 एक्सरसाइज है, मिसलेनियस भी है और अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इवन हर एक्सरसाइज में 20 से 25 क्वेश्चंस है कम से कम। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें चैप्टर 7 की तो लगभग 200 से 250 क्वेश्चन आपको लगाने हैं, और हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। उसके बाद में आपका 1.5 महीने में आप ये कवर कर लीजिए जो आपका जितना भी हो पाए। फिर आप नवंबर दिसंबर में अच्छे से रिवीजन करिए, और फिर जनवरी फरवरी में क्या होगा, जो बचे हुए चैप्टर आपके हैं, अगर आपका इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन तक हो गया तो वेक्टर अलजेब्रा 3D और प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान है, बहुत आराम से आप कर पाओगे। मेन आपका इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, उससे आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को भी काफ़ी सीबीएसई ने कम कर दिया है, तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देगा। प्रॉब्लम देगा आपको इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बिल्कुल आपके लिए नए हैं और काफ़ी टाइम भी लेते हैं। फिर उसके बाद दूसरी गलती क्या होती है, दूसरी गलती ये होती है कि आप कन्फ्यूजन में आएंगे, भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से देखें कहाँ से ना देखें। भाई देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे ही देखो, बिल्कुल नहीं, आप जिसको मर्जी उसको देखो, बट किसी एक बंदे को पकड़ लो कि भाई हमको इससे जानकारी लेनी है। और इवन कोई भी टीचर आपको गलत नहीं बताने वाला, कोई भी टीचर ये नहीं बताएगा कि आपको गलत बता दे कि भाई आपको ये पढ़ना या नहीं पढ़ना, जो बताएगा सही बताएगा। तो आप किसी भी एक टीचर को पकड़ो, उससे आप जुड़ो और लास्ट तक आप जुड़े रहो। तो मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके बहुत अच्छे स्कोर आएंगे। इवन आपके पास काफ़ी अच्छा चांस है कि आप अच्छा स्कोर कर लीजिए। इवन अगर आप कोशिश करो पूरे मेहनत से तो आप 80 आउट ऑफ 80 भी ला सकते हो। बस करना क्या है, थोड़ा आपको रेगुलरिटी बनानी है और आपको कंसंट्रेशन बनाना है। तो ये दूसरी गलती आप बिल्कुल नहीं करेंगे, यहाँ वहाँ भटकिए, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, 50 तो देख डाले, इनसे बात की उनसे बात की, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप आराम से घर पे पढ़ाई करो और अपना लगाओ। तीसरी बात आती है भैया, पहले टर्म में क्या दिया है उसने, MCQ दे दिया है। अब बच्चा कंफ्यूज, भाई MCQ कैसे लगाना है, क्या तरीका है, कैसे पढ़ें। कुछ नहीं करना भाई, आपको नॉर्मली जैसे आप NCERT पढ़ रहे हो वैसे ही आप पढ़िए, क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो NCERT के बेस्ड पर ही MCQ आने हैं। और एक और समस्या आती है, जब बच्चे को MCQ दिखाई पड़ता है तब वो MCQ खोजना शुरू करता है। अब क्योंकि CBSE में ज़्यादा MCQ नहीं आ रहे अभी तक, तो जब CBSE में ज़्यादा MCQ नहीं आ रहे तो NCERT में भी MCQ आपके बहुत ही कम है। अब आप क्या करोगे, MCQ ढूंढना शुरू करोगे। तो भाई MCQ 2 तरह के हैं, एक तो आपके हैं जो बोर्ड लेवल के हैं, ठीक है, एक आपके जो हैं बोर्ड लेवल के हैं, और एक आपके हैं जो कंपटीशन लेवल के हैं, जैसे आपका IIT हो गया, ठीक है, NDA हो गया। इनके जो MCQ हैं वो आपके बोर्ड लेवल से डिफरेंट है, उनका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। तो आप क्या करोगे भाई, इसको लगाना आप शुरू किए। अब इसको लगाना शुरू किए, पहले क्वेश्चन में ही फंस गए, चलो बैठे हो टाइम बेकार कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, आपको सफिशिएंट MCQ सैम्पल पेपर आने के बाद मिल जाएंगे। इवन मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसके लिए परेशान हो। बस आप पहला काम क्या करें भाई, आपको अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन सॉल्व एनी MCQ ऑफ एनी टाइप। बस इस बात का आप ध्यान रखो कि आपको भटकना नहीं है कि यहाँ से भी MCQ ले लिया, यहाँ से भी MCQ लिया, क्वेश्चन इकट्ठा कर लिया, और जब ढेर सारा पहाड़ सर पे इकट्ठा हो गया तो उसके नीचे आप दब गए।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो भी MCQ जिस भी टाइप के आ रहे हैं वो सारा प्रोवाइड किया जाएगा, और थोड़ा वेट करें, जैसे ही CBSE आपका सैंपल पेपर दे देगा आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कि भाई आपको किस टाइप के करने। इवन आप ध्यान रखो जो MCQ होंगे बोर्ड लेवल के होंगे। बोर्ड लेवल से मतलब हमारा है कि बहुत ही उनका हाई ऑर्डर नहीं होगा, जैसे आप नॉर्मली लगा पाते थे NCERT वैसे ही MCQ आपको मिलने वाले हैं, बहुत टफ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी बात, आपका जो MCQ है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगाना बंद कर दो, नहीं भाई, हो सकता है उसी डिस्क्रिप्टिव को MCQ में कन्वर्ट कर दे। जैसे आपने कोई क्वेश्चन लगाया, अब भाई आपको इसका डिटरमिनेंट निकालना है, डेल्टा आपको फाइंड करना है, अब आपका जो 3 ऑर्डर का दिया हुआ है उसी को उसने MCQ में कर दिया। अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, आपको ये आता ही नहीं, तो आप कैसे निकालोगे। हाँ, एक चीज़ आपको करना है, कैलकुलेशन की स्पीड थोड़ा बढ़ानी है। क्यों बढ़ानी है? क्योंकि भाई जब MCQ हो थोड़ा आपको टाइम कम मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा पहले टर्म में, तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा आप स्पीड तेज करो, ये जरूरी है। बट स्पीड तेज करने का मतलब नहीं कि आप भाई इसमें शॉर्टकट लगाना शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स लगाओ। ट्रिक्स आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी है, नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करना है। और मैं बार बार बोलता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे जानते भी हैं, NCERT पहली प्रायोरिटी है ना, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान रखोगे और टाइम से जैसे आपका CBSE सैम्पल पेपर देता है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और सारे का सारा। तो ये आपका टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का हो गया। कोशिश मैं करूंगा कि 2-4 दिन में ही आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सिलेबस में एक्सप्लेन कर दूं। मैं उस पर काम कर रहा हूं, अभी थोड़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या कटा हुआ है, क्या क्या बचा है। इवन अगर आप ध्यान दें, मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे रहा हूँ हल्का फुल्का, जो सिलेबस आपका पिछली बार कट गया था, मीन्स जितना पोर्शन आपका लास्ट ईयर ड्यू टू कोविड रिड्यूस हुआ था, अप्रॉक्सीमेटली उतना ही सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। मतलब जो टॉपिक पिछले वाले जो आपके जो भाई बहन थे या जो आपके सीनियर थे उन्होंने नहीं पढ़े थे, वही आपको भी नहीं पढ़ना है, बाकी आपका सारा वही है। हाँ, एक चेंजेस आपके आएंगे, जो क्वेश्चन आपके आते हैं केस स्टडी बेस, तो ये आप क्या करो, अपने जो बड़े भाई बहन हैं या जो भी आपके सीनियर हैं उनसे चर्चा कर लो और उनका सैम्पल पेपर ले लो। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि आपका एक क्वेश्चन होता है और उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 4 को आपको आंसर करने होते हैं। तो किस टाइप का होता है खाली इतना आपको देखना है, वो भी अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, मैं आपको पूरा कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो इतना आप सिलेबस आप नोट कर लीजिएगा, और बाकी जो सूचनाएं आती रहेंगी मैं आपको टाइम से प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।